क्वेश्चन नंबर 261 और क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज। ये सवाल 15 अप्रैल 2020 के हिसाब से पूछा जा रहा है कि 15 अप्रैल 2020 के हिसाब से बताइए, मतलब मैं एकदम लेटेस्ट डेटा आपको बता रहा हूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नंबर ऑफ मेंबर्स बताइए आप 15 अप्रैल 2020 के बेसिस पे। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 177, दूसरा ऑप्शन 175, तीसरा ऑप्शन 164 और चौथा ऑप्शन 177। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 164। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन 15 अप्रैल 2020 इज 164। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262 और क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कम्स अंडर। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इनमें से किसके अंडर काम करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, तीसरा ऑप्शन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और चौथा ऑप्शन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इस हिसाब से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कम्स अंडर वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कम्स अंडर वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263 और क्वेश्चन है हमारा Which of the following is not the function of World Bank? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा टू हेल्प इट्स मेंबर कंट्रीज इन द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर टेरिटरीज। दूसरा ऑप्शन है टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। तीसरा ऑप्शन है टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस और आखिरी ऑप्शन है to encourage private foreign investment and credit by providing guarantee of repayment of private industries। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। वर्ल्ड बैंक का यह फंक्शन नहीं होता टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस, बाकी तीनों फंक्शन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 264 और क्वेश्चन है हमारा आईबीआरडी, जिसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, वॉज सेटअप इन। आईबीआरडी के बारे में पूछा गया क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो बाद में नाम पड़ा था, स्टार्टिंग में तो आईबीआरडी नाम था। आईबीआरडी कब किस साल में सेटअप हुआ था? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 1964, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1945 और चौथा ऑप्शन है 1919। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1945। आईबीआरडी वाज सेटअप इन द ईयर 1945। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265 और क्वेश्चन है हमारा फिस्कल डेफिसिट माइनस बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज इज इक्वल टू। जब फिस्कल डेफिसिट में हम बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, तीसरा ऑप्शन है हमारा कैपिटल डेफिसिट और चौथा ऑप्शन है हमारा बजट डेफिसिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बजट डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट में जब हम बोरोइंग्स को और अदर लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बजट डेफिसिट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266 और क्वेश्चन है हमारा एन इंक्रीज इन एसएलआर विल रिजल्ट इन। अगर हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ा देते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा an increase in revenue deficit, दूसरा ऑप्शन a decrease in revenue deficit, तीसरा ऑप्शन an increase in fiscal deficit और चौथा ऑप्शन no change in fiscal deficit। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी no change in fiscal deficit। आपको मालूम है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट एक हिसाब से जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है, वो जो हमारी गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है, उसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। तो उसे एसएलआर से क्या लेना देना? एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक है ना, लिक्विड फॉर्म में करेंसी, जो भी उनकी जो करेंसी अपने पास रखते हैं ताकि डे टू डे ट्रांजेक्शन फुलफिल कर सकें, इससे फिजिकल डेफिसिट का कोई लेना देना ही नहीं है। तो an increase in SLR will result in no change in fiscal deficit. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267 और क्वेश्चन है हमारा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम मोर टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द लोअर इनकम ग्रुप्स। किस टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से
लोअर इनकम ग्रुप्स के ऊपर ज्यादा टैक्स इंपोज किया जाता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिग्रेसिव, दूसरा ऑप्शन प्रोग्रेसिव, तीसरा ऑप्शन वैल्यू एडेड टैक्स और चौथा ऑप्शन प्रोपोर्शनल टैक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम वो टैक्सेशन सिस्टम होता है जहां पे लोअर इनकम ग्रुप्स के ऊपर ज्यादा टैक्स का दबाव होता है, उनको ज्यादा टैक्सेस भरने पड़ते हैं। प्रोग्रेसिव की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका जैसे देश में प्रोग्रेसिव है। इसका मतलब ये होता है जितना ज्यादा आप अर्न करेंगे कंपैरेटिवली उतना कम परसेंटेज आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। इंडिया में जो लोग कम कमाते हैं वो ज्यादा टैक्स भरते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम मोर टैक्स इज imposed on lower income groups? It is regressive taxation system. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268 और क्वेश्चन है हमारा ओपन मार्केट परचेजेस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय आरबीआई विल हैव द टेंडेंसी टू। जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस द्वारा मार्केट से गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करता है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन है डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स बट इंक्रीज मनी सप्लाई। दूसरा ऑप्शन डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स बट डिक्रीज मनी सप्लाई। तीसरा ऑप्शन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स बट इंक्रीजेज मनी सप्लाई। और चौथा ऑप्शन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स बट डिक्रीजेज मनी सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स बट इंक्रीजेज मनी सप्लाई। जब इन्होंने सवाल पूछा था कि ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय आरबीआई विल हैव द टेंडेंसी टू डिक्रीज इंटरेस्ट रेट्स बट इंक्रीजेस मनी सप्लाई। ठीक है, जब अपने बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? आरबीआई अगर मार्केट में जाकर के बॉन्ड्स खरीद रही है तो जाहिर सी बात है कि वो बॉन्ड्स लेकर के आ रही है, लेकिन इनफ्लो मतलब कैश की सप्लाई या मनी की सप्लाई तो बढ़ा ही रही है ना। तो जब मनी की सप्लाई बढ़ा रही है तो इंटरेस्ट रेट घटाना पड़ेगा, तो डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हो जाएगा साथ ही साथ, बट इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 269 और क्वेश्चन है हमारा बैंक रेट मींस। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स टू डिपॉजिटर्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा रेट बिलो विच बैंक्स कैन नॉट लेंड मनी टू बोरोवर्स। तीसरा ऑप्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई ऑन इट्स लोन टू अदर कमर्शियल बैंक्स। और चौथा ऑप्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर लोन गिवन टू आरबीआई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंक रेट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई ऑन इट्स लोन टू अदर कमर्शियल बैंक्स। बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई जो भी लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे बैंक रेट कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270 और क्वेश्चन है हमारा व्हेन प्राइस आर राइजिंग एंड देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिसेशन इन द इकोनॉमी, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। जब प्राइसेस बढ़ रही हैं, इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है, तो इस फिनोमेना को क्या कंसीडर करते हैं? मतलब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसके साथ ही साथ प्राइस भी बढ़ रही है, तो इस कंडीशन को क्या कंसीडर करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इन्फ्लेशन, दूसरा ऑप्शन स्टैगफ्लेशन, तीसरा ऑप्शन डिफ्लेशन और चौथा ऑप्शन रिफ्लेक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो कंडीशन होती है जहां इकोनॉमी के अंदर एक हिसाब से रिसेशन आता है, लोगों के पास नौकरियां नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271 और क्वेश्चन है हमारा व्हेन टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार मैं फिर रीड करूंगा, आप समझिएगा। व्हेन टू मच मनी चेजेस, जब बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा चेज कर रहा है बहुत थोड़े से गुड्स को, इसका रिजल्ट क्या होता है? द रिजल्टिंग इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। जो रिजल्टिंग इन्फ्लेशन है उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिफ्लेशन, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तीसरा ऑप्शन स्टैगफ्लेशन और चौथा ऑप्शन डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे जो चीजों की महंग, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप रॉ मटेरियल महंगा हो गया, मतलब जो लागत है ना वही बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए, लेबर का रेट बढ़ गया, तो इट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि हम ज्यादा पैसा देंगे और हमें वो चीज चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज को खरीदने के लिए आप कंपेरेटिवली ज्यादा पे करने के लिए तैयार रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो यहां सवाल पूछा गया था, व्हेन टू मच मनी चेजेस too few goods, the resulting inflation is called demand pull inflation. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272, और क्वेश्चन है हमारा NLM stands for, हमें फुल फॉर्म बताना है। NLM का फुल फॉर्म क्या होता है? We have 4 options. पहला ऑप्शन नेशनल लिपरेसी मिशन, दूसरा ऑप्शन नेशनल लॉ मिशन, तीसरा ऑप्शन नेशनल लॉजिस्टिक मिशन, और चौथा ऑप्शन नेशनल लिटरेसी मिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल लिटरेसी मिशन। NLM का फुल फॉर्म नेशनल लिटरेसी मिशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 273, और क्वेश्चन है ओवर द ईयर द इंडाइसेस ऑफ मलेरिया हैज, भारत के अंदर पिछले कुछ सालों में जो मलेरिया है वो बढ़ा है घटा है, क्या हुआ है उसके साथ? जो मलेरिया इज अ डिजीज ना, मच्छरों के काटने से जो मलेरिया हो जाता है वो बढ़ा है घटा है, क्या हुआ उसके साथ? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इंक्रीज्ड, दूसरा ऑप्शन रिड्यूस्ड, तीसरा ऑप्शन रिमेन द सेम, और चौथा ऑप्शन डबल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिड्यूस्ड। पिछले कुछ समय में हमारे देश के अंदर मलेरिया से होने वाली बीमारियां जो भी हैं वो कंपेरेटिवली कम हुई हैं। ठीक है, मलेरिया कम हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274, और क्वेश्चन है हमारा हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया, भारत के अंदर सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? वे आर 4 ऑप्शंस, और चारों ऑप्शन के बड़े शॉर्ट फॉर्म दे रखे हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तीसरा ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और चौथा बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275, और क्वेश्चन है हमारा पोस्टल नेटवर्क इन इंडिया इज डैश इन द वर्ल्ड, जो इंडिया के अंदर पोस्टल नेटवर्क है ना वो दुनिया में कितने नंबर पे आता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है थर्ड लार्जेस्ट, दूसरा ऑप्शन सेकेंड लार्जेस्ट, तीसरा ऑप्शन लार्जेस्ट, और चौथा ऑप्शन 10th लार्जेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क, एक तो देश इतना बड़ा, ऊपर से लोग इतने ढेर सारे भरे हुए हैं हर जगह पे, तो इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 276, और क्वेश्चन है हमारा Which year is known as year of great divide for Indian population? वो कौन सा साल था जिस साल इंडिया का जो सेंसस हुआ था उस साल इंडिया का जो पॉपुलेशन था उसको ग्रेट डिवाइड कंसिडर किया गया? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1911, दूसरा ऑप्शन 1921, तीसरा ऑप्शन 1931, और चौथा ऑप्शन 1941। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1921। 1921 वो ईयर था जिसे हम ग्रेट डिवाइड फॉर इंडियन पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं। रीजन ये था कि इस साल ये ओनली सेंसस था व्हेन इंडियन पॉपुलेशन डिक्लाइन। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, 1911 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी इट वाज 25 करोड़ 20 लाख अप्रॉक्स। 1911 में 25 करोड़ 20 लाख के अप्रॉक्स पॉपुलेशन थी इंडिया की, लेकिन उससे 10 साल के बाद इंडिया की पॉपुलेशन हो गई 25 करोड़ 13 लाख। अगले 10 साल में बढ़ने की जगह और 7-7.5 लाख कंपैरेटिवली इंडिया की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था इंडिया की हिस्ट्री में, और शायद आखिरी बार, जब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली नेगेटिव में चली गई थी पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, ग्रोथ नहीं हुआ था। तो ये वो ईयर था, मतलब 1921 इज द ईयर विच इज ऑल्सो नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड फॉर इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277, और क्वेश्चन है हमारा
इंडिया इज पासिंग थ्रू डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एज ऑन अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 के हिसाब से इंडिया कौन से स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक में जा रहा है, मतलब पास कर रहा है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फोर्थ स्टेज, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट स्टेज, तीसरा ऑप्शन थर्ड स्टेज और चौथा ऑप्शन फिफ्थ स्टेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड स्टेज। इंडिया प्रेजेंटली, अगर मैं बात करूं अप्रैल 2020 के हिसाब से, इंडिया प्रेजेंटली इज पासिंग थ्रू थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278, और ये टैबुलर क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करने में थोड़ी आसानी होगी हमें। क्वेश्चन है हमारा, हमें 3 चीजें दी गई है, आर ऑफ लेबर, टोटल आउटपुट और मार्जिनल प्रोडक्ट। जब आर ऑफ लेबर 0 था तो टोटल प्रोडक्ट 0 था, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 था। जब आर ऑफ लेबर 1 हो गया, 1 आवर वर्क कर लिया, तो टोटल आउटपुट 200 हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट भी 200 हो गया। आर ऑफ लेबर 2 जब बोला गया तो टोटल आउटपुट नहीं पता, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट मालूम है। लेकिन हम इन दोनों को ऐड करके टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 360। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट 2 घंटे काम करने के बाद, ठीक है। और तीसरा इन्होंने हमें बोला है कि 3 आवर काम करने के बाद टोटल आउटपुट है हमारा 480 और मार्जिनल प्रोडक्ट हमें पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 360 में 480 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। तो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट भी पता चल गया। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था वो हमने सॉल्व कर दिया। सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड। टोटल आउटपुट बताइए जब 2 घंटे लेबर काम करेंगे। तो ऑप्शन 360, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है 360, एकदम सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, और ये है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 120। हमारा सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड आवर ऑफ लेबर। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा थर्ड आवर ऑफ लेबर के बाद, 120। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, मैंने सॉल्व खुद से करके दिखा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर एकदम सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तीसरे घंटे में जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो 120 होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280, और क्वेश्चन है हमारा, सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी इज अ। किसी भी कॉमोडिटी के जो सप्लाई है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फ्लो कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑप्शन स्टॉक कॉन्सेप्ट, तीसरा ऑप्शन बोथ स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।